नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। आज की वीडियो रहने वाली है समान नागरिक संहिता पर, जो कि कल मंत्रिमंडल की पहली बैठक से काफ़ी चर्चा में है। और उत्तराखंड SSSC इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछ सकता है या पूछते आया है, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वीडियो में क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हम समान नागरिक संहिता का मतलब देखेंगे, क्या इसका अर्थ होता है, उससे संबंधित कानूनी अधिकारों की बात करेंगे, ठीक है। और उत्तराखंड ये और भारत में ये कहाँ कहाँ लागू किया जाता है और एक संविधान में इसका प्रावधान कहाँ पे है वो भी देखेंगे। और उत्तराखंड जो SSSC है, इस पर क्या प्रश्न पूछ सकता है, उन्हें भी हम लास्ट में MCQs लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब देखते हैं कि क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है समान नागरिक संहिता का मतलब, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है सभी धर्मों के लिए एक कानून या एक पंथ निरपेक्ष कानून। मतलब जो कानून होगा वो सभी धर्मों के लिए एक होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जो कि सभी धर्म के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, जो कानून होता है वो सभी धर्मों के लिए एक बनाया जाएगा। अभी जो है दोस्तों, कुछ मामलों में जो हिंदुओं के कानून अलग हैं और मुस्लिम्स के कानून अलग हैं, सिख के कानून अलग हैं, और जो क्रिश्चियन होते हैं, पारसी होते हैं, जैन, बौद्ध, ये सब के कानून अपने कुछ मामलों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। किन मामलों में होते हैं उन्हें हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो अगर ये उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है तो जो सभी धर्म है दोस्तों, उनके लिए फिर एक ही कानून लागू होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, ठीक है। और बात करते हैं तो दोस्तों, समान नागरिकता कानून के अंतर्गत आने वाले मुख्य विषय ये हैं, ठीक है। जो जिनमें समान नागरिक कानून होगा, जैसे व्यक्तिगत स्तर पर होगा दोस्तों यह कानून लागू। जैसे कुछ जो धर्मों में होते हैं उनका पहनावा अलग होता है और कुछ हिंदुओं में कुछ अलग पहनावा होता है। अगर समान नागरिक संहिता आ जाती है तो दोस्तों सभी का पहनावा एक ही होगा फिर, ठीक है। एक कॉमन ड्रेस भी हो जाएगी, ठीक है। मतलब सभी एक ही ड्रेस को पहनेंगे, ये नहीं कि कोई अलग ड्रेस पहन रहा है, कोई अलग ड्रेस। और फिर व्यक्तिगत स्तर पर ये भी हो जाता है कि सब इक्वल जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये काम करता है। और संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन का अधिकार भी इसमें आ जाता है दोस्तों। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हिंदुओं में होता है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ठीक है, उसमें 1956 ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था। तो आप याद रखेंगे 1956। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दोस्तों, जब कभी भी कोई क्या कहते हैं, जब कभी भी कोई माता पिता, मतलब एक जैसे कि दो भाई बहन है एक परिवार में, तो उन जब माता पिता की मतलब पूरी डेथ हो जाती है तो जो संपत्ति का जो भाग होता है दोस्तों, दोनों में इक्वल बांट दिया जाता है, ठीक है। आधा आधा दोनों को मिल जाता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये कहता है, ठीक है। और वैसे ही जैसे फिर मुस्लिमों में आता है, तो मुस्लिमों में क्या होता है, जो मुस्लिमों में अगर कोई हस्बैंड है दोस्तों और अपनी वाइफ को तलाक दे रहा है, तो जो हस्बैंड का है 1/8 जो 1/8वां भाग पत्नी को मिलता है, बहुत कम मिलता है। जैसे फिर ऐसे ही कोई माता पिता का किसी का निधन हो गया मुस्लिम्स में भी, तो उनके जो भाई बहन है दोस्तों, इसमें जो महिला होगी उसे बहुत कम मात्रा में संपत्ति का अधिकार मिलेगा, इक्वल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। अगर फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC अगर लागू हो जाता है उत्तराखंड में, तो फिर ये सब कानून एक हो जाएंगे। जैसे हिंदुओं के लिए है वही, मतलब जो कानून एक हिंदू के लिए है वही भी मुस्लिम के लिए भी होगा। मतलब जो संपत्ति का अधिकार होगा वो दोनों को बराबर मिलेगा फिर मुस्लिम्स में भी। और अदर जो कम्युनिटीज़ है, जैसे सिख हो गया, पारसी हो गया, ये क्रिश्चियन हो गए, इनमें भी ऐसा ही है कि जो महिलाओं को बहुत कम अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। और तो इसका एक अच्छा बेनिफिट यह है कि दोस्तों, ये कानून अगर लागू हो जाता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो महिलाओं की जो स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आ जाएगा, मतलब बहुत स्थिति सुधर जाएगी महिलाओं की, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छा कानून है, ठीक है। तो देखना होगा आगे को इसमें क्या निर्णय लेती है या क्या कर पाती है हमें सरकार। अभी तो खाली डिस्कस हो रखा है, बोल रखा है उन्होंने, ठीक है। अभी कोई ऐसा अधिनियम आया नहीं है, ठीक है। तो इसे देखने वाली बात है आगे क्या होता है। और जो तीसरा है दोस्तों, वो है विवाह, तलाक या गोद लेना, ठीक है। जैसे हिंदुओं में क्या होता है दोस्तों, अगर एक पति पत्नी होता है तो उन्हें पहले तलाक देना पड़ता है, उसके बाद फिर कुछ उसे पत्नी को कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है। तो जैसे और मुस्लिम में जो होता है उसमें होता है कि एक जो मुस्लिम मर्द हो सकता है वो 3 शादी कर सकता है, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब फिर इक्वल हो जाएंगे अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होती है तो, ठीक है। ये वाला आपको समझ आया होगा, आई होप, कि ये क्या क्या कानून के अंदर होते हैं करके। अब थोड़ा एक नोट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो एग्ज़ाम के संबंधी जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जो पहला राज्य है दोस्तों समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का, वो गोवा है। अगर उत्तराखंड इसे लागू कर देता है तो उत्तराखंड सेकंड राज्य बन जाएगा, ठीक है। तो गोवा है दोस्तों, गोवा में यह जो कानून है वो 1961 से लागू है, ठीक है। पुर्तगाल सिविल कोड 1867 के नाम से। क्योंकि दोस्तों जो गोवा था 1961 तक किसके अंदर था,
जो पुर्तगाल थे उनके अंदर था ना, 1961 में इसे भारत के अंदर कर लिया गया था, ठीक है, गोवा को। तो वहाँ तब तक ये पुर्तगाल सिविल कोड था दोस्तों 1867 से जो लागू हो रखा था, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो समान नागरिक संहिता है ये भी गोवा में हो जाती है, लागू हो जाती है, ठीक है। तो इस नाम से लागू है ये, आप याद रखेंगे, पुर्तगाल सिविल कोड 1867 के नाम से 1961 से गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान और समान नागरिक संहिता, मतलब भारतीय संविधान में क्या समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ वर्णन है तो किस अनुच्छेद में है, ठीक है, और क्या कहा गया है, ठीक है, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के जो भाग 4 है दोस्तों, भाग 4, ठीक है, कितने भाग है संविधान में, 22 भाग है, उसमें से चौथा भाग है दोस्तों, उसमें समान नागरिक संहिता के बारे में उल्लेख है, क्योंकि जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंधित है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें राज्यों को ये निर्देश दे रखे हैं कि आप इन चीज़ों को, जितने भी भाग 4 में जो भी चीज़ दिए हैं उन्हें अपने राज्य में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, अपने जब राज्य की कुछ विधि बनाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये कहा गया है भाग 4 में, ठीक है। तो वो अनुच्छेद के अंदर आते हैं, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। उसी भाग 4 के जो अनुच्छेद 44 है दोस्तों, उसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत 10 बार पूछ रखा है दोस्तों, उत्तराखंड में भी पूछा है और अदर स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में। तो आप याद रखें अनुच्छेद 44, क्योंकि जैसे समान है ना, तो आप याद रखेंगे कि समान अंक, समान नागरिक संहिता, तो आप ऐसे याद रखते हैं कि समान अंक हैं, 4 समान है ना, इसलिए अनुच्छेद 44 इससे संबंधित है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो राज्य होंगे उन्हें जो समान नागरिक संहिता है इसे अपने जो राज्यों में इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है, ये कहा गया है संविधान में, तो याद रखेंगे ये है। और बात करते हैं दोस्तों अगला टॉपिक, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यूकी जो उत्तराखंड 8088 है उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इस टॉपिक से उत्तराखंड 8088 जो है दोस्तों वो अपने एग्जाम में क्या प्रश्न बना सकता है उन्हें डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना के दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों, तो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42। तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो पूछा जा सकता है डायरेक्ट, क्योंकि ये चर्चा में है आजकल, तो ये इसका जो पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा हो जाती है, 100% हो जाती है कि उत्तराखंड जो 8088 है वो पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों रूस, आयरलैंड, USA, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जो नीति निर्देशक तत्वों को है दोस्तों वह भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। तो भारत के जो संविधान निर्माता है दोस्तों उन्होंने आयरलैंड के संविधान को बहुत पढ़ा, उसके बाद उन्हें लगा कि इनमें से कौन सी चीज़ जो भारतीय जो परिप्रेक्ष्य से अच्छी लगती है, ठीक है, उन्होंने ग्रहण किया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। और रूस से क्या लिया गया है दोस्तों, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों वह रूस से लिया गया है। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और वो कौन से है, भाग 4 का क, ठीक है, भाग 4 के क में है ये मौलिक कर्तव्य, और अनुच्छेद 51A, ये भी याद रखेंगे। अब बात करते हैं USA से क्या ले रखा है दोस्तों, USA से बहुत कुछ ले रखा है भारतीय संविधान में, जैसे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, मौलिक अधिकार USA से ले रखे हैं, जैसे हो गया राष्ट्रपति का पद, ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद है वो भी USA से ले रखा है, ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका वो भी USA से ले रखा है। तो बहुत कुछ ले रखा है USA से, ये याद रखेंगे, ठीक है, उनमें से कुछ ये है। अब बात करते हैं इंग्लैंड से क्या ले रखा है दोस्तों, इंग्लैंड से ले रखा है संसदीय कार्यप्रणाली, ठीक है, जो भारत में संसदीय कार्यप्रणाली चलती है वो इंग्लैंड से ले रखी है। और एकल जो नागरिक है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो भी इंग्लैंड से ले रखा है, ठीक है दोस्तों। ये जो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये वाला टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ है, इसे हम पॉलिटी के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, इतना आप यहाँ से जान लें। अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, कहीं पे आपको धर्मनिरपेक्ष भी मिलेगा, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब राज्य, इसका पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये शब्द कब जोड़ा गया, तो ऑप्शन दे रखे हैं 1951, 1978, 1956, 1976। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो 1976 में है दोस्तों 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन के जो तहत जो संविधान में है दोस्तों पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ये आप याद रखेंगे 1976 में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, राज्य शब्द को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो राज्य शब्द है दोस्तों, राज्य क्या क्या होगा, राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, इन शब्द जो ये शब्द है दोस्तों इसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 12, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो
जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, क्योंकि अनुच्छेद 12 में भी और अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को मतलब परिभाषित कर रखा है। दोस्तों जो अनुच्छेद 12 है यह मौलिक फंडामेंटल राइट है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है मौलिक अधिकार आते हैं इनके अंतर्गत, ठीक है। तो इनमें से जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, इसमें राज्य शब्दों को परिभाषित कर रखा है। और वहीं जो अनुच्छेद 36 है दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है दोस्तों। और इसमें से जो पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 36, इसमें भी राज्य शब्द को परिभाषित कर रखा है। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अनुच्छेदों में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, इन्हें भी एक अलग से टॉपिक में हम पढ़ेंगे, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें भी हम अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे उनका ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या इनके अंतर्गत है। और समान ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? इसका मतलब है कि दोस्तों जो महिलाओं और जो पुरुष है, जो महिला और पुरुष है उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। यह किस अधिनियम, ये जो अधिनियम आया था समान पारिश्रमिक अधिनियम, कब पारित किया गया था, कब आया था? तो ऑप्शन है 1952, 1976, 1985, 1986। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में समान नागरिक अधिनियम आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा, अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों समान पारिश्रमिक अधिनियम का कि जो स्त्री और पुरुष है दोस्तों इन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि पुरुष को कम ज़्यादा वेतन मिलेगा और स्त्री को कम वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये क्योंकि इसके लिए अधिनियम बना है, जो समान कार्य है उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये 1976 में आया ये अधिनियम, ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। मतलब जो कल्याणकारी राज्य बनाने का जो संकल्पना है दोस्तों वो भारतीय संविधान के किस में दिया गया है, ये आप पूछ रखा है क्वेश्चन। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार में, 7वीं अनुसूची में और संविधान के प्रस्तावना में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है दोस्तों वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समावेशित है, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में, तो इसमें इसका जो मूल उद्देश्य है दोस्तों यह है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, मतलब कल्याणकारी राज्य का निर्माण, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और मौलिक अधिकार आपको पता ही है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है, भाग 3, ठीक है। और जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों इसे समवर्ती सूची कहते हैं। इसमें 3 सूचियों का जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों इसमें 3 सूचियों का वर्णन है, जैसे एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है। तो इन 3 जो सूचियों का वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में है, ये आप अनुसूची वाले चैप्टर में देखेंगे। और जो संविधान की प्रस्तावना है आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है, इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उत्तराखंड के हिसाब से। उत्तराखंड में पूछ रखा है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो ऑप्शन है 1856, 1862, 1874, 1892। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1874 से हेनरी रैमजे के टाइम से, ठीक है। हेनरी रैमजे थे उस टाइम पे यहाँ के कमिश्नर, तो उनके टाइम से राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, आप याद रखेंगे, ठीक है। राजस्व पुलिस व्यवस्था उत्तराखंड में 1874 से लागू है, हेनरी रैमजे के टाइम से, ठीक है। और जो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है वो भी हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये जो क्वेश्चन है और ये जो वीडियो दे रखा है ये आपको पसंद आए तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। और इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, उन्हें भी थोड़ा नॉलेज मिले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।